हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने यूपी पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो हम चला रहे थे, जिसमें हमने पहले 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ये जो है 20 एमसीक्यू लगभग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको एक सीरीज में सारी वीडियो प्राप्त हो सके। यानी जहां तक हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया था उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 20 तक तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिए थे। 21 नंबर क्वेश्चन से हमारा ये लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये 2021 में जो यूपी पीजीटी कॉमर्स का पेपर हुआ था उसके एमसीक्यू है, ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि यदि मूल लागत 20,000 हो, कारखाने के ऊपर व्यय की मूल लागत 25% हो, कार्यालय उपरव्यय कारखाना उपरव्ययों का 80% हो, तो हमसे पूछी कार्यालय की लागत क्या होगी। ठीक है, यानी कि कह रहा है मूल लागत। तो मूल लागत की अगर मैं बात करूं, मूल लागत क्या बताई इन्होंने, मूल लागत बताया इन्होंने हमें कि 20,000 होगा। ठीक है, मूल लागत 20,000 होगा, कारखाना उपरव्यय मूल लागत का 25% होगा, यानी इस 20,000 का 25% होगा कारखाना उपरव्यय। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कारखाना उपरव्यय, कारखाना उपरव्यय। ठीक है, इसका 20,000 का 25%, तो 20,000 का 25% निकालेंगे तो ये आएगा 5,000 रुपये। ठीक है जी, तो ये हो गया टोटल मिला के 25,000 रुपये। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्यालय के उपरव्यय जो है वो कारखाना उपरव्यय का 80% है, यानी कि इस 5,000 का 80% जो होगा, 5,000 का 80% यानी कि 4,000 रुपए, वो क्या होंगे आपके, वो होंगे आपके कार्यालय उपरव्यय, कारखाना उपरव्यय के, यानी कार्यालय के उपरव्यय हो गई है हमारे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े यहाँ पर। तो देखो 25 तक तो हमने सॉल्व कर ही लिया है ना। अभी हमने देखा इसमें कार्यालय उपरव्यय और हो गया, जो कि 4,000 हमने अभी निकाला। किसका निकाला, 5,000 का 80% है ना। 5,000 का 80% कितना होगा, 4,000 रुपए। टोटल मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 29,000 है ना, जो कि ऑफिस की टोटल लागत होगी। और यही हमसे सवाल में कह रहा था कि कार्यालय की लागत क्या होगी, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। इसमें कह रहा है कि श्रेणी के प्रत्येक मान पर आधारित माप जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो श्रेणी के जब प्रत्येक माप पर आधारित माप होती है ना, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, कहें तो मानक विचलन। क्या कहते हैं, मानक विचलन कहते हैं ना। मानक विचलन एक ऐसी माप है जो श्रेणी के सभी मूल्यों को आधार बनाती है। हम इसको माध्य भी कह सकते हैं, क्योंकि माध्य भी क्या होता है, जो सभी श्रेणी के जो सभी मूल्य होते हैं ना हमारे, उनको आधार बनाता है ना। इसके अतिरिक्त सभी मान मूल्यों के बिखराव अथवा फैलाव को जोड़ते हैं। तो केवल एच डी जो है, यानी कि मानक विचलन जो है, यही जो है हमारा श्रेणी के सभी मूल्यों पर या सभी मानों पर आधारित रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा, परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से यदि आपके कुल उत्पादन बढ़ जाते हैं, तो मतलब क्या हुआ इसका, है ना। आप अगर परिवर्तनशील साधन जैसे लेबर हो गया, है ना, बिजली पानी का खर्चा, ये परिवर्तनशील लागत है। अगर मैं इनको बढ़ा देता हूं तो मेरा कुल उत्पादन तो बढ़ जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा क्या उसको, मैं कहूंगा उसको उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति
वृद्धि नियम, है ना, जहां पर मैं परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर अपने कुल उत्पादन को बढ़ा सकता हूं। बात क्लियर है ना? तो उसको हम कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। मैं बात करूं उत्पत्ति समता नियम की, तो यहाँ पर हमें सेम चेंज देखने के लिए मिलता है। उत्पत्ति ह्रास नियम में हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा कुल उत्पादन वहां पर घट जाता है, तो वो ह्रास नियम हो जाता है। जहां पर दोनों चीजें इक्वल रेशियो में बढ़ती हैं, वो हमारा समता अनुपात होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। हमसे कह रहा है सब इसमें से कौन सा कथन ठीक है, कौन सा कथन सही है। एक एक करके हम इन सारे कथनों को पढ़ लेते हैं, जो राइट लगेगा वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कि प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब बिना एक दूसरे के काम नहीं है एक का, है ना। और ऑप्शन हम अगर पढ़ते हैं आगे, तो हमें कह रहा है कि प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध एक लेखा सूचना से होता है, जो लेखा से संबंधित होती है, जो प्रबंधकों के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। ये तो भाई ऑप्शन हमें ठीक ठाक लग रहा है ना, हमसे नहीं पूछ रहा है, तो ये तो राइट होना चाहिए कायदे में। प्रबंधकीय लेखांकन केवल परिमाणात्मक सूचनाओं पर ही सम्मिलित होता है। देखो जहां पर केवल शब्द आ जाता है, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव शब्द बन जाता है, वो ऑटोमेटिक नकारात्मक वर्ड बन जाता है, और वो हमारी जो स्टेटमेंट है उसको डिनाई कर देता है ना, जो हमारी बात है उसको जो है सपोर्ट नहीं करता एक तरीके से। तो केवल है प्रबंधकीय लेखांकन लागत लेखांकन पर निर्भर है, बात ठीक है एकदम से। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। कि केवल और केवल अगर हम ये बात करें कि इसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही लिया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। प्रबंधकीय लेखांकन में सबसे महत्वपूर्ण तो होती है क्वालिटेटिव चीजें, क्योंकि प्रबंधक का काम ही है लोगों से काम कराना, अपनी सलाह मशवरा देना, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, तीन गुणों के संबंध में वर्गों की कुल संख्या क्या होगी। तीन गुणों के संबंध में, है ना। तो तीन गुणों के संबंध में पूछा है, तो सीधी सी बात है, आप तीन का क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, है ना, तीन का क्यू कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीन का तीन में मल्टीप्लाई, फिर से तीन में मल्टीप्लाई, तो तीन तिया नौ, नौ तिया 27, तो 27 जो है इसके वर्ग बन जाएंगे, यानी तीन गुणों की दशा में हमारे 27 वर्ग बनेंगे टोटल। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आय हमारी कर का आधार होती है, किसका, रेंट, एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट या म्युनिसिपल वैल्यू। यानी कि जो हम मकान संपत्ति से आय कमाते हैं, मकान से जो हम कमाते हैं, वो कर का आधार होती है, किसके लिए होती है हमारी, वो वार्षिक मूल्य के लिए होती है। किसके लिए होती है वो वार्षिक मूल्य की गणना के लिए होती है। कि मकान संपत्ति से आय के लिए कर का आधार उस संपत्ति का क्या होता है, वार्षिक मूल्य होता है। वार्षिक मूल्य के आधार पर यह मकान संपत्ति का किराया पता कर पाते हैं। कि सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे पहुंचते हैं, उसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स घटा देते हैं, तो हमारे पास आता है NAV, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, उसमें से हम अंडर सेक्शन 24 के जो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30%, रेंट जो होता है बोरोड कैपिटल का, ये सारी चीजें घटा देते तो हमें पास निकल आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉरी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि यदि व्यक्तिगत आय आपकी 62,000 है, आपके पास अवितरित लाभ पड़े हैं 400 रुपए के, निगम का टैक्स 1,000 है, अंतरण भुगतान 2,000 है, तो राष्ट्रीय आय क्या होगी आपकी, राष्ट्रीय आय क्या होगी। सबसे पहला तो आपने कमाया वही 62,000 रुपया, है ना, आपने कमाया 62,000 रुपया। उसके बाद आपके पास कुछ प्रॉफिट पड़े हुए हैं 400 रुपए के, है ना, कुछ प्रॉफिट पड़े हुए हैं 400 रुपए के, कुछ निगम के कर हैं, कुछ निगम के कर हैं। हम इन सब चीजों को जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास 63,400 रुपए कुल अमाउंट आता है। इसमें से हमें घटाना पड़ेगा ऐसा भुगतान जो हमने अपने देश से बाहर वालों को कर दिया होगा, है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने भारत से विदेशी लोग जो है हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको जो पेमेंट करा जाता है ना, अंतरण भुगतान,
तो वो हम घटा दें तो जो निकल के आएगी नेशनल इनकम वो निकल के आएगी 61,400। तो सीधी सी बात है कि अपने भारत में व्यक्तियों द्वारा कमाया गया पैसा, ठीक है, हमारे भारत के व्यक्तियों ने विदेश में भी कमाया होगा वो पैसा, माइनस जो हमने अपने भारत से पे किया होगा पैसा वो हम माइनस कर देंगे तो नेशनल इनकम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाया गया प्रीमियम क्या होता है। कि मान लीजिए एक साझेदारी फर्म आप चलाते हैं, चार लोग मिलकर, आप चार लोग मिलकर एक साझेदारी फर्म चलाते हैं, उसके लिए एक बीमा करा लेते हैं आप, है ना, उसके लिए एक बीमा करा लेते हैं कि चारों लोग हम एक मिलकर जो फर्म चला रहे हैं, फर्म में कोई भी नुकसान होगा, कोई भी जनहानि होगी, कोई भी घटना घटित होगी, उसके लिए एक पॉलिसी हमने ले रखी है। तो उस पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम चुकाया जाता है समय पर, है ना, किस्त जो दी जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, है ना, उसको कहाँ डालेंगे। तो संबंधित साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करेंगे क्या, संबंधित साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट करेंगे क्या, लाभ हानि खाते में क्रेडिट करेंगे, लाभ हानि खाते में डेबिट करेंगे। सीधी सी बात है, ये है आपका खर्चा, ये है आपका खर्चा। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे आपका वार्षिक, है ना, वार्षिक, वहां पर आप इसको डेबिट साइड में प्रति वर्ष या प्रति महीने की जो भी आपकी किस्त बन रही होगी वो आप अमाउंट वहां पर डेबिट करते चलेंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लाभ हानि खाते के ये डेबिट पक्ष में दिखा दी जाती है। साझेदारों के संयुक्त जीवन पर जो जीवन बीमा पॉलिसी जो होती है उस पर चुकाया गया प्रीमियम हमारा लाभ हानि खाते के डेबिट में दिखाया जाता है। यह संयुक्त रूप से साझेदारों के जीवन पर आधारित होता है तथा किसी भी साझेदार की मृत्यु पर भुगतान योग्य हो जाता है ना। चार में से अगर एक साझेदार सिमट भी जाता है ना, सिमट भी जाता है तो क्या होता है, फिर इसका पेमेंट ले लिया जाता है ना। ये क्वेश्चन था हमारा 28। 29 की ओर आते हैं तो कह रहा है कि विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के लोगों के मध्य जो सूचना का फ्लो होता है, प्रभाव होता है, वो जिस प्रकार से जाना जाता है, मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना, एक लेवल बना रखा है हमने, वहां पर जो इंफॉर्मेशन लोगों में एक दूसरे से हस्तांतरित हो रही है ना, उनके मध्य जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको कहते हैं हम डायगोनल, मतलब विकर्णी संप्रेषण। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचार, भावनाओं या फिर अपनी कोई भी सूचना का आदान प्रदान करता है ना, तो जब एक पक्ष में तथा व्यवस्थित ढंग से होता है तो इसे हम अनौपचारिक तो कहते ही हैं। यदि ये स्वतंत्र रूप से होता है तथा स्वतंत्र का मतलब फ्रीली, है ना, स्वतंत्र रूप से होता है तो ये हमारा इनफॉर्मल हो जाता है, अनौपचारिक हो जाता है, और इसे अनौपचारिक संप्रेषण। यदि दोनों विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को भी संप्रेषण हो रहा है तो इसको हम विकर्णी कहते हैं, मतलब उसमें दोनों ही संप्रेषण के कुछ ना कुछ तत्व इंक्लूडेड है ना। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है हमारा ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 30। अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे 15 से 20 एमसीक्यू आपको एक क्लास में कवर कराने की। हम यहाँ पर 10-10 एमसीक्यू ऐसे चला रहे हैं क्योंकि छोटी क्लास से आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, छोटे छोटे पार्टों में। क्या कह रहा है क्वेश्चन लास्ट हमारा आज की क्लास का कि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो अंशों का निर्गमन किया जाता है तो आवेदन के समय कम से कम इतनी राशि तो हमें ले लेनी चाहिए, मतलब इससे कम राशि अगर आती है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं आपको, है ना, जैसे कि मैंने 100 अंशों का जो है निर्गमन किया, है ना, और 100 रुपए का ही एक शेयर है, तो मैं बात करूं तो टोटल जो वैल्यू मेरे को रिसीव होनी चाहिए वो 10,000 होनी चाहिए। बट आवेदन के समय मुझे कम से कम कितना पेमेंट मिल जाना चाहिए, बात ये कर रहा है सवाल में, है ना। तो जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो हमें इसका 25% पैसा, हमें इसका 25% कहें तो 10,000 का 25% यानी कि 2500 रुपया हमें आवेदन के समय पर ही प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी हम शेयरों का निर्गमन कर सकते हैं। ये सेबी के दिशा निर्देशों में लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो जब भी आप शेयर इश्यू करेंगे तो 25% से कम पैसा अगर आपको उस समय रिसीव हो रहा है आवेदन के समय, तो आप शेयर इश्यू नहीं कर सकते।
जबकि कंपनी अधिनियम 2013 में न्यूनतम आवेदन राशि अंकित मूल्य के 5% के बराबर है। दोनों बातें याद रखनी है आपको। कंपनी अधिनियम 2013 में कम से कम 5% से भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन सेबी के जो दिशा निर्देश आए हैं उसमें आपको 25% की जो वैल्यू है वो फिगर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका एडवांटेज उठा सकें। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है उसके लिए भी आप हमसे कह सकते हैं। कोई और इम्प्रूवमेंट आपको कोई जो कमियां लगती हैं उसके लिए भी आप कह सकते हैं। किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी आप हमसे कह सकते हैं, जिसकी हम वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा सके, है ना।